स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल BSR लर्निंग पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10th के फिजिक्स में छठा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने 40 क्वेश्चंस पर डिस्कस किए थे। तो चलिए आज 30 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इसके बाद हम लेकर के आएंगे केमिस्ट्री के सभी चैप्टर का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाएं ताकि आपको सारे ऑब्जेक्टिव का PDF मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, दोस्तों कहता है यहाँ पर कि पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। दोस्तों, आप तो पवन चक्की देखे ही हैं। पवन चक्की इस टाइप से रहता है दोस्तों, और ये जो है हवा में चलता है। ठीक है दोस्तों, तो पवन चक्की जो है हवा में चलता है, तो वायु में चलता है। तो कहता है इसका कौन सा रूप जो है, ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है। तो जो जैसे हवा पहले गति में रहता है, ठीक है दोस्तों, तब जो है पवन चक्की को नचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा कहता है कि पवन चक्की में ऊर्जा का कौन सा रूप कार्य में स्थानांतरित होता है, यानी कि गतिज ऊर्जा जो है यह कार्य में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हवा जो है गति में रहता है और विद्युत उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो गतिज ऊर्जा का जो है स्थानांतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है कि प्राकृतिक गैस, कहता है प्राकृतिक गैस, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है प्राकृतिक गैस ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। प्राकृतिक गैस जो है वह ऊर्जा के कैसे स्रोत हैं। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो हैं, पेट्रोलियम, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ये तीनों जो हैं ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत है। ठीक है दोस्तों, इसका भंडारण जो है, इन तीनों का जो भंडारण है यह कभी भी समाप्त हो सकता है, इसका भंडारण सीमित है, इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अनवीकरणीय स्रोत। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति है। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सीधा बदल देने वाले, विद्युत ऊर्जा में बदल देने वाले युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो युक्ति को, तो उस युक्ति को सौर सेल कहते हैं दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौर सेल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि जीवाश्म ईंधन, कहता है जीवाश्म ईंधन है। तो दोस्तों, जीवाश्म ईंधन कौन सा है इसमें चुनेंगे। तो देखो, जीवाश्म ईंधन कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों जो है जीवाश्म ईंधन है। ठीक है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन का मतलब होता है कि बहुत करोड़ लाखों वर्ष पहले जो है पृथ्वी के उलट पुलट से जितने भी पेड़ पौधा थे वह जमीन के अंदर सड़ गल गए थे, जिससे जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का निर्माण होता है दोस्तों, यानी कि बनता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी के सभी जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। तो दोस्तों, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है, यहाँ पर देखिए, कहता है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। तो नवीकरणीय स्रोत वैसा ऊर्जा होता है जिसका भंडारण सीमित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका भंडारण असीमित होता है और उसका उपयोग आप कभी भी एनी टाइम कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, पेट्रोलियम तो और कोयला, प्राकृतिक गैस, ये तो अनवीकरणीय स्रोत है। तो यहाँ पर सूर्य ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, यह जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, यह नवीकरणीय स्रोत है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने में आप देख पा रहे हैं, कहता है किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा का परिणाम होता है। तो दोस्तों, नाभिकीय विखंडन जो होता है तो उससे जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलता है दोस्तों, तो ऊर्जा जो निकलता है वह निकलता है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर ऊर्जा निकलता है। ठीक है दोस्तों, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि लगभग 4 SQIM साइज की एक सौर सेल का विभवांतर होता है। तो दोस्तों, आप सौर सेल देखे होंगे, सौर सेल आप सौर पैनल को देखे होंगे, इस टाइप से रहता है दोस्तों, और इसमें जो है सेल रहता है। ठीक है दोस्तों, इस छोटे से भाग को सेल कहते हैं। यहाँ पर जो होता है छोटा सा भाग, इस छोटे से भाग को सेल कहते हैं दोस्तों। तो सेल जो है यहाँ पर सौर सेल, उसमें जो है विभवांतर, उसका विभवांतर कितना होता है, उसका भी कितना होता है। ठीक है दोस्तों, उसका भी जो है कितना होता है, तो उसका जो भी है वह ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0.4 से 0.5 वोल्ट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 0.4 से 0.5 वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है
कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो दोस्तों अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, तो अनवीकरणीय यानी कि जिसका भंडार सीमित हो और जो खत्म हो सकता है कभी भी। तो यहाँ पर देखिए अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का हो जाएगा आपको यानी कि ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम। ठीक है दोस्तों, यूरेनियम सीमित है प्राकृतिक में, ये कभी भी खत्म हो सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यूरेनियम। यहाँ पर पवन ऊर्जा नहीं होगा क्योंकि पवन ऊर्जा और जैव गैस और लकड़ी ये ऑप्शन नहीं होगा, और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा यूरेनियम, क्योंकि ये यूरेनियम जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यह क्वेश्चन भी है और यह कई बार एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कहता है किस देश को पवनों का देश कहा जाता है। तो डेनमार्क को, यहाँ पर ऑप्शन सी दिया हुआ है, डेनमार्क को जो है पवनों का देश कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि जल विद्युत स्रोत ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो जल विद्युत स्रोत जो है, जैसे जल से जो विद्युत प्राप्त होता है, जल से विद्युत जो प्राप्त होता है, तो यह ऊर्जा का कैसा स्रोत है। तो यह जो है ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत और प्रदूषण मुक्त है। नवीकरणीय भी है और प्रदूषण मुक्त भी है, क्योंकि जल से जब बिजली बनता है तो बिना प्रदूषण के बनता है, और जल से बिजली एनी टाइम कभी भी बना सकते हैं, और यह जो है नवीकरणीय है, इसका भंडारण समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है दोनों उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। कहता है दोस्तों दोनों उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। यहाँ पर दोनों नहीं होगा दोस्तों, उच्चतर ताप पर यानी कि ज़्यादा ताप पर। ठीक है दोस्तों, अधिक ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है, अधिक टेम्परेचर पर। तो यह जो है नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया होती है उसमें ताप की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया है यह अधिक ताप पर होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि सौर सेल, कहता है सौर सेल के निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाला तत्व है। तो सौर सेल के निर्माण के लिए सिलिकॉन का उपयोग करते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने में कहता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है 1.6 गुना 10 पे पावर -19 जूल के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर दोस्तों आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कहता है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सूर्य। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी पर जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे, कहता है लकड़ी के भंजक का आसवन से बचा अवशेष है। लकड़ी के भंजक से आसवन से जो बचा हुआ अवशेष होता है वह कहलाता है कोलतार। ठीक है दोस्तों, कोलतार कहलाता है। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 55 का सी नंबर आंसर सही हो जाएगा, कोलतार। यानी कि लकड़ी के भंजक आसवन से बचा अवशेष जो है कोलतार कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर कहता है कि सौर सेल बनने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला पदार्थ है। यानी कि सौर सेल बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों, सौर सेल बनाने के लिए जो पदार्थ को उपयोग में लाते हैं दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए, उस पदार्थ को क्या कहते हैं। तो उस पदार्थ को कहते हैं सिलिकॉन। ठीक है दोस्तों, और कार्बन और सिलिकॉन दोनों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर, कहता है भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन औसतन कितनी सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। यानी कि भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर प्रतिदिन औसतन कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, 4 से 7 किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, 4 से 7 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जो है प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, कहता है कि पृथ्वी की गर्भ में दबे पौधे और पशुओं के अवशेष द्वारा किस प्रकार के ईंधन बनते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने आपको बताया कि बहुत साल पहले पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधे दब गए थे, जिसके कारण जो है जीवाश्म ईंधन का जो है निर्माण होता है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन बनते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कहता है यहाँ पर कि 2 या 3 घंटों की अवधि में बॉक्सानुमा सोलर कुकर के अंदर का ताप पहुँच जाता है। दोस्तों सोलर कुकर आप देखे होंगे, सोलर कुकर इस टाइप का होता है दोस्तों, सोलर कुकर। और इसमें जो है जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो परावर्तित होकर के सोलर कुकर के अंदर प्रवेश करती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो भी भोजन रखा हुआ था वो गर्म होकर के भोजन पक जाता है। तो उसका जो है कहता है
कि 2 या 3 घंटे के अंदर उसका तापमान कितना हो जाता है। तो 2 या 3 घंटे के अंदर उसका तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि 2 हल्के नाभिकों से के जुड़कर एक भारी नाभिक बनने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों 2 छोटा छोटा नाभिक है और ये जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण किया। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय संलयन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, किसी भारी नाभिक के 2 अपेक्षाकृत छोटे नाभिकों में टूटने की क्रिया को क्या कहते हैं। यानी कि मान के चलिए कोई बड़ा सा नाभिक है और यह जो है 2 छोटे छोटे नाभिक में जो है टूट जाता है। ठीक है दोस्तों, 2 छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपको नाभिकीय विखंडन कहलाता है। यह प्रक्रिया जो है नाभिकीय विखंडन कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, जो आप देख पा रहे, कहता है कि बड़ी संख्या में सौर सेल को संयोजित कर विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्र को क्या कहते हैं। यानी कि सौर सेल जो होता है, सौर सेल दोस्तों बड़ी संख्या में जो है उपयोग करके, बड़ी संख्या में उपयोग करते हैं सौर सेल का, और जो है विद्युत उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, विद्युत जो है उत्पन्न करते हैं। तो इस युक्ति को क्या कहते हैं। ठीक है, तो उसको जो है सौर पैनल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सौर पैनल कहते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर पैनल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सौर पैनल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, यहाँ पर जो कि आप देख पा रहे हैं, कहता है कि बायोगैस उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित में से किन्हें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में विघटित किया जाता है। यानी कि बायोगैस प्राप्त करने के लिए दोस्तों कौन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किन चीज़ को जो है विघटित किया जाता है। तो गोबर को, वनस्पति या पौधे के अपशिष्ट को, वाहित मल जल को, इन सबों को किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, सूर्य द्वारा उत्सर्जित किस प्रकार का विकिरण पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा का योगदान करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अवरक्त किरण जो होता है वह सूर्य द्वारा उत्सर्जित किरण होता है, जो पानी को गर्म करने के लिए महत्तम ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अवरक्त किरण। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि अन्य तारा में ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पर स्रोत होगा दोस्तों, तो कहता है अन्य तारा में ऊर्जा का स्रोत है दोस्तों। तो अन्य तारा में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो अन्य तारा में कहता है नाभिकीय विखंडन की अभिक्रिया, नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया, ए और बी दोनों अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है यहाँ पर कि सौर पैनल, कहता है सौर पैनल जो है वह बनाया जाता है। सौर पैनल यानी कि सौर पैनल जो है वह बनाया जाता है। तो सौर पैनल सौर जल उष्मकों के संयोजित करके, बहुत से सौर सेलों को संयोजित करके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, बहुत से सौर सेलों को संयोजित करके बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि हेम ऊर्जा, कहता है हेम ऊर्जा की आवश्यकता, कहता है हमें, यहाँ पर हमें होगा दोस्तों, हेम नहीं होगा, हमें होगा। तो हमें ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए डैश करना चाहिए। तो यहाँ पर कहता है दोस्तों, ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं, ऊर्जा उपयोग करने की दक्षता सुधारने के लिए प्रयास करते हैं, ए एवं बी दोनों उपाय करते हैं, इनमें से कोई उपाय नहीं करते। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी जो है दोनों उपाय करते हैं दोस्तों, जो कि ए नंबर में है, ऊर्जा के नए स्रोतों का उपयोग करने का प्रयास करते हैं या ऊर्जा के उपयोग करने की दक्षता सुधारने का प्रयास करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा, ए बी दोनों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है, ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है, कहता है ऊर्जा स्रोत का चयन निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर यह कहता है स्रोत के ऊर्जा निष्कर्षण की सुगमता एवं लागत पर, स्रोत के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकी दक्षता पर, स्रोत के उपयोग या का पर्यावरण प्रभाव जैसे कारकों पर, उपयुक्त तीनों कारकों पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपयुक्त तीनों कारकों पर जो है निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पढ़ेंगे कथन नंबर ए को, अति उच्च ताप पर 2 हल्के नाभिक का आपस में संलयन होता है, ये कथन सही है। हमारे अधिकांश ऊर्जा स्रोत अंततः सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का उत्पन्न होता है, तो ये भी सही है। कहता है सौर सेल बनाने के लिए क्रेमियम का उपयोग किया जाता है। दोस्तों सौर सेल बनाने के लिए छोटे सिलिकॉन या जर्मेनियम का यूज किया जाता है। यहाँ पर ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये आपको गलत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर है इस प्रश्न के अनुसार। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, तो कहता है बॉक्स टाइप वाले सौर कुकर में ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन रहता है, इसका कारण है। तो बॉक्स के भीतर धूल कणों को जाने से रोकने के लिए, यह देखने के लिए कि कुकर के अंदर रखा भोजन पका
पक रहा है या नहीं विकिरण द्वारा ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विकिरण के द्वारा जो है ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए उस ढक्कन का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 70 का सी हो जाएगा। और यह जो है यहाँ पर अवतल दर्पण का प्रयोग किया रहता है, जो कि प्रकाश आने पर वह सौर कुकर में क्या करता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको पूरा का पूरा प्रश्न जो है सो समझ में आ गया होगा और याद भी हुआ होगा। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे और हमारे द्वारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो प्रोवाइड किए जाते हैं यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको सभी विषय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।